हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के बारे में। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता क्या है? देखिए, ट्रांसलेशन का मीनिंग होता है आरएनए से प्रोटीन का बनना, और प्रोटीन के बनने के बाद जो मॉडिफिकेशन होता है उसे आप बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। हम जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोटीन जो बनते हैं वो एमआरएनए से बनते हैं, और उसके बाद जो मॉडिफिकेशन होगी उसको वो आएगी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के अंदर। तो लेट अस स्टडी इन डिटेल दैट पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, most of the protein that are translated from mRNA undergo chemical modification before becoming functional in the different cell body. The modification collectively known as post-translational modification. The protein post-translational modification play a crucial role in generating the heterogeneity in proteins and also help in utilizing identical protein for different cellular functions in different cell types. जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है एंड प्रोटीन बनता है एमआरएनए से। प्रोटीन पहले फंक्शनल होगा क्योंकि जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन है, जितने भी कैटलिस्ट है वो प्रोटीन्स है, एंड प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सेल। फंक्शनल होने से पहले डिफरेंट सेल्स में सबसे पहले प्रोटीन में मॉडिफिकेशन होगी, डेट इज़ नोन एज द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। और जो ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी हिट्रोजेनिटी में। हिट्रोजेनिटी इन प्रोटीन, हिट्रोजेनिटी का मीनिंग होता है कि डिफरेंट डाइवर्स करेक्टर को शो करना, ताकि अलग अलग प्रोटीन्स में अलग अलग प्रोसेस शो, हिट्रो मतलब अलग अलग प्रोसेस शो करना, तो हिट्रोजेनिटी इन प्रोटीन शो हो पाएगा। डेट ऑल्सो हेल्प इन यूटिलाइजिंग आइडेंटिकल प्रोटीन फॉर डिफरेंट सेलुलर फंक्शन। इससे क्या होगा, हम सेम प्रोटीन बना था लेकिन उनके अंदर मॉडिफिकेशन अलग अलग हुई। मॉडिफिकेशन अलग अलग हुई, मान लीजिए कोई प्रोटीन है, ठीक है, लेट आई अज्यूमिंग एक प्रोटीन है ए, उसके अंदर मॉडिफिकेशन होगी, एक तो बन गया ए के अंदर मॉडिफिकेशन होगी, एक तो बन गया ए ऐसा, एक बन गया ए हमारा कुछ ऐसा, मान लीजिए अज्यूमिंग। तो इसका फंक्शन कुछ और होगा, इसका फंक्शन कुछ और होगा। तो हिट्रोजेनिसिटी से बेसिकली हुआ क्या, हिट्रोजेनिसिटी हेल्प इन यूटिलाइजिंग आइडेंटिकल प्रोटीन। जो सेम प्रोटीन है हम डिफरेंट सेल फंक्शन के लिए उन्हें यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट सेल टाइप से हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। हाउ ए पर्टिकुलर प्रोटीन सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर प्रोटीन सीक्वेंस, अब प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से, विल एक्ट इन मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रेगुलेटेड बाय द पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। बेसिकली अगर प्रोटीन के बनने की प्रोसेस को कोई कंट्रोल कर रहा है तो वो कंट्रोल कर रहा है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। अब पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती क्या है, ये तो पता लग गया कि होता क्या है, प्रोटीन के अंदर चेंजेस होना। अब ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती क्या है? दिस पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जो होती है वो होती है पेप्टाइड के टर्मिनल पे। जो अमीनो एसिड चेन है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन occurring at the peptide terminus of the amino acid chain play an important role in translocating them across biological membrane, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड की टर्मिनल पे हो रही है। दिस इंक्लूड सिक्रेटरी प्रोटीन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, एंड ऑल्सो proteins are included to be incorporated in various cellular and organelle membranes such as lysosomes, chloroplast, mitochondria and plasma membrane। जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन से अब मॉडिफिकेशन हो गई पेप्टाइड बॉन्ड के टर्मिनल पे। अब पेप्टाइड बॉन्ड के टर्मिनल पे जो मॉडिफिकेशन हुई, अब मॉडिफिकेशन क्यों हुई, क्योंकि हमें प्रोटीन का सिक्रेटरी रोल है, हमें इन प्रोटीन्स को अलग अलग जगहों पे भेजना है। वो अलग अलग जगह कैसे, जैसे कि अलग अलग सेलुलर ऑर्गेनल हो सकते हैं, वो वेरियस प्रोसेस हो सकती है। अलग अलग सेलुलर ऑर्गेनल जैसे कि लाइसोसोम्स में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट आता है हमारा कि एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन्स इज इम्पोर्टेंट इन डिसीज्ड कंडीशन। डिसीज की कंडीशन में भी एक्सप्रेशन, प्रोटीन का एक्सप्रेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पोस्ट ट्रांसलेशनल
modification play an important part in modifying the end product of expression and contribute toward biological processes and diseased condition। एक ही प्रोटीन था, उससे अलग अलग क्या हुई, मॉडिफिकेशन होगी, तो वो अलग अलग मॉडिफिकेशन होने के कारण अब मॉडिफिकेशन होते हैं टर्मिनल ऑफ द अमीनो एसिड, मतलब प्रोटीन सीक्वेंस जो थी, अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस थी। अब प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड की सीक्वेंस से, मान लीजिए ये प्रोटीन बन गया, इसके टर्मिनल पे क्या होगी, मॉडिफिकेशन हो गई। अब कोई और था सेम सीक्वेंस का, उसमें मॉडिफिकेशन होगी, तो एक्सप्रेशन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। द अमीनो एसिड terminal sequence are removed by proteolytic cleavage when the proteins cross the membranes। अब जो ये अमीनो एसिड की टर्मिनल सीक्वेंस है, अमीनो एसिड की क्या है, टर्मिनल सीक्वेंस है, वो रिमूव्ड हो जाएगी। कैसे? प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज से। अब प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज का मीनिंग होता है, तो गाइस मैं बात कर रही थी प्रोटीलिटिक क्लीवेज की। प्रोटीलिटिक क्लीवेज होता है जो प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड है, अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड में जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसका टूट जाना। जो अमीनो एसिड टर्मिनल सीक्वेंस है वो क्या होगी, अब दोनों अमीनो एसिड कैसे जुड़े हैं यहाँ पे, पेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक है। अब इस बॉन्ड का टूट जाना, इसको आप बोलते हैं प्रोटीलिटिक क्लीवेज, और ये होती है एंजाइम्स की हेल्प से। अब ये अमीनो एसिड टर्मिनल सीक्वेंस क्या करेगी, दिस अमीनो टर्मिनल सीक्वेंस टारगेट द प्रोटीन। अब ये अमीनो टर्मिनल सीक्वेंस क्या करेगी, अब बेसिकली प्रोटीन को टारगेट करेगी, किसके लिए, ट्रांसपोर्टिंग देम टू देयर एक्चुअल पोजीशन ऑफ एक्शन इन द सेल। अब टाइप्स क्या है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के, आई मीन टू से किस किस टाइप से पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन बनने के बाद उनके अंदर कैसे जो है मॉडिफिकेशन होती है। टाइप्स ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ protein modification which are mostly catalyzed by the enzyme that। तो मैं आपको बात कर रही थी टाइप्स ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की, क्योंकि बहुत सारी टाइप्स की पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है और उन्हें एंजाइम्स ही करते हैं। अब एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स पर्टिकुलरली पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं स्पेसिफिक टारगेट सीक्वेंसिंग प्रोटीन, जहाँ पे उन्हें मॉडिफिकेशन करनी है वो क्या करेंगे, उन्हीं स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचानेंगे और उन्हीं स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचानने के बाद वो क्या कर देंगे, मॉडिफिकेशन को कर देंगे। अब दिस मॉडिफिकेशन, अब जो ये मॉडिफिकेशन हो रही है, रेगुलेट प्रोटीन फोल्डिंग, हो सकता है ये किसको रेगुलेट करे, प्रोटीन की फोल्डिंग को, बाय टारगेटिंग स्पेसिफिक सबसेलुलर कंपार्टमेंट। अब जो सब सेलुलर कंपार्टमेंट है उसमें पर्टिकुलर टारगेट करेगा, देन किसको रेगुलेट, किसकी मॉडिफिकेशन को रेगुलेट करेगा, प्रोटीन्स की फोल्डिंग को, इंटरेक्टिंग विद लिगेंड और अदर प्रोटीन्स और बाय ब्रिंगिंग अबाउट ए चेंज इन देयर फंक्शनल स्टेट इंक्लूडिंग कैटालिटिक एक्टिविटी और सिग्नलिंग। अब ये कैसे करेगा, क्या इस मॉडिफिकेशन के अंदर पर्टिकुलरली ये टारगेट करेगा सब सेलुलर कंपोनेंट को, सेल के अंदर जो सब सेलुलर कंपोनेंट्स है वहाँ पे अब प्रोटीन है का, प्रोटीन तो भी सब सेलुलर कंपोनेंट्स में ही है ना, साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में है, तो ये रेगुलेट करता है प्रोटीन की फोल्डिंग को, ताकि पर्टिकुलरली प्रोटीन की फोल्डिंग को कैसे रेगुलेट करेगा, वहाँ पे सेल सिग्नलिंग से वो इंटरेक्ट कर देगा लिगेंड के साथ और क्या कर देगा, चेंज ले आएगा फंक्शनल स्टेट के अंदर। अब आता है बेस्ड अपॉन द एडिशन ऑफ केमिकल ग्रुप्स, किस केमिकल ग्रुप का एडिशन हो रहा है, जो टाइप्स ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है। अगर देखिए फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो रहा है, डेट इज फॉस्फोराइलेशन, एसिटाइल का ग्रुप एडिशन हो रहा है, एसिटाइलेशन, हाइड्रोक्सिल का तो हाइड्रोक्सिलेशन, मिथाइल ग्रुप का एडिशन हो रहा है तो मिथाइलेशन, पर्टिकुलरली किस केमिकल का ऐड हो रहा है। तो इससे हमने क्या कर दिया, हमारी बता दी कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन इस टाइप की होती है। तो इस डायग्राम के थ्रू आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ग्रुप की, कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स ग्रुप जुड़ रहा है उसके टाइप्स हो जाएगी ग्लाइकोसाइलेशन, एम्पाइलेशन एंड लिपिडेशन। और बेस्ड अपॉन द एडिशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स तो हो जाएगा यूबिक्यूनेशन। बेस्ड अपॉन द क्लीवेज ऑफ प्रोटीन, तो
प्रोटीन की क्लीवेज के हिसाब से हो जाएगा प्रोटियोलाइसिस बेस्ड अपॉन द अमीनो एसिड मॉडिफिकेशन, तो उसमें हो जाएगा डीएमाइडिनेशन। तो हमने पर्टिकुलरली 5 बेसिस पे पढ़ी, वो 5 बेसिस जो थे वो हमारे क्या क्या थे गाइस, चलिए उसको रिवाइज करते हैं एक बारी कि एडिशन कौन सा केमिकल ग्रुप ऐड हो रहा है हमारे प्रोटीन्स में, कौन सा केमिकल ग्रुप ऐड होगा। अब देखिए अगर मैं ऐड होने की बात करूँ आपसे तो हो सकता है उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो, हमारा प्रोटीन तो उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाए साइड चेन ऑफ प्रोटीन में, तो उसको हम बोल देंगे हाइड्रोक्सिलेशन। अगर मिथाइल ग्रुप ऐड हो रहा है यूजली लाइसिन में एंड आर्जिनिन रेसिड्यूज में मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है तो उस प्रोसेस को आप बोलते हैं मिथाइलेशन। हो सकता है कि फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाए सीरीन में, थ्योरीन में और ट्रायोसिन में, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। एंड मिथाइलेशन एंड एसिटाइलेशन में क्या होगा जब एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि कॉम्प्लेक्स ग्रुप। अब कॉम्प्लेक्स ग्रुप क्या हो सकता है कि शुगर पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स, जैसे कि शुगर कॉम्प्लेक्स जुड़ जाए, आई मीन टू से डैट कि ये शुगर जो कॉम्प्लेक्स जुड़ता है वो ज़्यादातर नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन पे और अमीनो एसिड की साइड चेन पे ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाए जुड़ जाए, तो उसको हम क्या बोल देंगे ग्लाइकोसाइलेशन। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है लिपिडेशन। लिपिडेशन में क्या है कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, क्योंकि लिपिडेशन में क्या होता है नेम से इंडिकेट हो रहा है कि एक लिपिड पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ग्रुप लिपिड अटैच होगा। अब लिपिड क्या होते हैं भाई, लिपिड होते हैं फैटी एसिड, लिपिड आर द मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। तो पूरे के पूरे प्रोटीन चेन पे ऐड हो जाएगी तो प्रोटीन की सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। तो लिपिड अगर कॉम्प्लेक्स ग्रुप लिपिड ऐड हो रहा है तो उसको बोलेंगे लिपिडेशन। ऐसे ही रह गया हमारा एम्पाइलेशन। एम्पाइलेशन के अंदर एम्पाइलेशन गाइस जो एम्पाइलेशन होता है उसका मतलब होता है एएमपी। एएमपी होता है एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, उसका ऐड हो जाना। तो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट ऐड हो जाएगा, उसको हम क्या बोल देंगे एम्पाइलेशन। तो एम्पाइलेशन हो जाएगा। अब पॉलीपेप्टाइड कौन सा ऐड हो रहा है, जैसे कि पॉलीपेप्टाइड में अगर यूबिक्विनेशन हो रहा है, यूबिक्विनेशन का मतलब होता है कि लाइसिन यूबिक्यूटिन एक पॉलीपेप्टाइड है उसका ऐड हो जाना लाइसिन के रेजिड्यू पे और टारगेट प्रोटीन डिग्रेडेशन में। और क्लीवेज कैसी हो रही है, प्रोटियोलाइसिस हो रही है, प्रोटीन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है और बेस्ड अपॉन द आपका जैसे ये लिखा हुआ है कि अमीनो एसिड मॉडिफिकेशन, जिसमें आ जाएगा डीएमिडिनेशन, जैसे कि NH2 ग्रुप इन सब का क्या हो जाना रिमूव हो जाना। ऐसे ही डाइसल्फाइड बॉन्ड में क्या होता है जो कोवलेंटली लिंक सल्फर बॉन्ड है उनके बीच में कोवलेंट लिंक हो जाना। और सिमिलाइजेशन का मतलब होता है कि स्मॉल यूबिक्विटिन लाइक मॉडिफाइड टू टारगेट प्रोटीन का ऐड हो जाना। तो हमने अब तक टोटल 5 बेसिस से पढ़ लिए कि केमिकल किस टाइप का केमिकल ग्रुप ऐड हो रहा है, किस टाइप का कॉम्प्लेक्स एडिशन हो रही है, किस टाइप की पॉलीपेप्टाइड की एडिशन हो रही है, किस टाइप की क्लीवेज हो रही है एंड किस टाइप की अमीनो एसिड मॉडिफिकेशन हो रही है। तो इस बेसिस पे तो ये सब आप खुद सोचिए कि इन सब के अंदर हो क्या रहा है। हमारा जो प्रोटीन था उसका सीक्वेंस तो चेंज हो गया ना। पहले यहाँ पे क्या था, मान लीजिए ये मेरा प्रोटीन है, इसके अंदर एक बार ये जुड़ गया, एक बार ये जुड़ गया, एक बार ये जुड़ गया, तो प्रोटीन बेसिकली क्या हुआ, जो हमारा टारगेट प्रोटीन था वो तो चेंज हो गया। तो मतलब कि अगर मेरा प्रोटीन सेम है, जैसे कि आप देखिए इस फोटो के अंदर जो ये है, ये मेरा प्रोटीन है, लेट मी शो, आप ध्यान से देखिए, जो ये प्रोटीन है ये सेम है, जब प्रोटीन बना ये सेम है, लेकिन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होने के बाद क्या ये सेम है, ये सेम नहीं है। तो पोस्ट ट्रांसलेशन हो ही इसलिए दिया ताकि हमारे प्रोटीन की सीक्वेंस क्या कर सके, मॉडिफाई कर सके। तो ये हमने पढ़ लिए टाइप्स ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। अब जैसे कि हमने करा था कि कौन सा केमिकल ग्रुप ऐड हुआ है, उसके टाइप से फॉस्फोराइलेशन था, एसिटाइलेशन था, हाइड्रोक्सिलेशन था। अभी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली होता क्या है जब ये प्रोसेसेस होती है। एंड गाइज अब कौन सा केमिकल ग्रुप ऐड होगा उसके टाइप से, जैसे कि आपने पढ़ा था फॉस्फोराइलेशन हो सकता है। फॉस्फोराइलेशन मतलब कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। अब रिवर्सिबल फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप तो फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होगा, जैसे कि सीरीन पे, थ्योरीन पे, ट्रायोसिन पे, इन सब के रेजिड्यू पे, जैसे कि सीरीन, थ्योरीन, ट्रायोसिन के रेजिड्यू बचे अवशेष पे फॉस्फोराइलेशन फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा। एंड इम्पोर्टेंट एंड एक्सटेंसिवली स्टडीड सबसे ज़्यादा होने वाला फॉस्फेट ग्रुप जो है पोस्ट ट्रांसलेशन, हेयर PTM इज
पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, ये दोनों में ही होता है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, सिंपल कोई बैक्टीरिया हो, एंड चाहे वो यूकैरियोट हो। बहुत सारे एंजाइम सिग्नलिंग प्रोटीन्स जो है नीडेड होते हैं इसको स्विच एंड ऑन एंड स्विच ऑफ करने के लिए गाइस। तो several enzymes or signaling proteins are switched on or off by phosphorylation और dephosphorylation। अब तो इसमें होता क्या है, several enzymes or signaling proteins are switched on or off by phosphorylation or dephosphorylation। phosphorylation is performed by enzyme kinase। अब phosphorylation कैसे होता है, phosphorylation होता है किसकी हेल्प से, काइनेज एंजाइम की हेल्प से, जबकि डीफॉस्फोरिलेशन जो होता है वो होता है फॉस्फेटेज की हेल्प से। अब आपको समझ में आ रहा है कि जब हमें ऐड करना है फॉस्फेट ग्रुप तो गाइस वो होगा काइनेज की हेल्प। तो जैसे कि हमको पता लग गया कि जब फॉस्फेट ग्रुप एडिशन होगा वो तो काइनेज कराएगा और फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल जो है फॉस्फेटेज कराएगा। एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप कन्वर्ट कर देगा, क्या कन्वर्ट कर देगा, अनचार्ज पॉकेट ऑफ प्रोटीन, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, प्रोटीन के चार्ज को नेगेटिव में ले जाएगा एंड हाइड्रोफिलिक प्रोटीन क्या हो जाएगी, उसमें कन्फर्मेशन चेंजेस हो जाएंगे। तो addition of phosphate group can convert a previously uncharged pocket of protein into negatively charged hydrophilic, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होगा वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा, फॉस्फेट ग्रुप हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, वाटर लविंग होता है, और इसी टाइप से जो कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाएंगे प्रोटीन के अंदर। कन्फर्मेशनल चेंजेस आर द चेंजेस विच is the change in the shape of the macromolecule। तो conformational change होता है जो हमारा macromolecule एक प्रोटीन है उसकी शेप में चेंज हो जाना। phosphorylation has implication in several cellular processes including सेल ग्रोथ के अंदर होएगी ये phosphorylation, apoptosis and signal transduction pathway। signal STP, signal transduction pathway, that is STP, and वन एग्जाम्पल इज द एक्टिवेशन ऑफ P53 जो कि ट्यूमर सप्रेसर है, जो फिर रिप्रेसर प्रोटीन है। P53 इज वेरी इंपॉर्टेंट एपोप्टोसिस बिकॉज इट इज़ ए ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन एंड P53 जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है बिकॉज कैंसर के अंदर हो क्या रहा है पर्टिकुलरली कि सेल्स की ग्रोथ बिना रुके हो रही है, सेल मर ही नहीं रहा है, तो उसको मारने के लिए हमें क्या चाहिए, सप्रेसर प्रोटीन चाहिए, वो आता है P53 से। तो P53 यूज़ होता है कैंसर के थेरेपेटिक्स में, कैंसर के ट्रीटमेंट में, और वो कैसे एक्टिवेट होता है, वो एक्टिवेट होता है फॉस्फोराइलेशन से। और फॉस्फोराइलेशन से वो कैसे एक्टिवेट होगा वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कैसे फॉस्फोराइलेशन हेल्प करता है P53 के एक्टिवेशन के अंदर। तो P53 यूज़ हो रहा है कैंसर के थेरेपेटिक्स में और ये एक्टिवेट हो रहा है फॉस्फोराइलेशन। और फॉस्फोराइलेशन कहाँ हो रही है, इसकी एंड टर्मिनल पे हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रहा है फॉस्फेट ग्रुप का, और एडिशन में जो यूज़ होता है काइनेस। तो याद रखिएगा ये फॉस्फोराइलेशन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर, क्योंकि कैंसर जैसे ट्रीटमेंट जो हम जेनेटिक लेवल पे ठीक कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन, जिसको ठीक कर पा रहे, तो फॉस्फोराइलेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिसमें P53 बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट जो है वो है एसिटाइलेशन। Acetylation refer to the addition of acetylation is refer to the addition of acetyl group in protein। जो acetyl group है उसका प्रोटीन में ऐड हो जाना। It is involved in several biological function including protein stability, location, synthesis, apoptosis, cancer, DNA stability, acetylation and deacetylation of histone from a critical part of gene regulation। अब मान लीजिए हमारा कोई प्रोटीन है वो स्टेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही एसिटाइल ग्रुप ऐड होगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो एसिटाइलेशन प्रोटीन का यूज़ होता है बहुत ही सारे बायोलॉजिकल फंक्शन के अंदर, जैसे कि प्रोटीन की स्टेबिलिटी को कंट्रोल करना, उसकी लोकेशन को, उसकी सिंथेसिस को, इवन एपोप्टोसिस में भी यूज़ हो रहा है ये, तो कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होगा, डीएनए को स्टेबल कर देगा ये। एंड एसिटाइलेशन एंड डीएसिटाइलेशन वो इंपॉर्टेंट पार्ट भी है जीन को रेगुलेट करने का। एसिटाइलेशन हिस्टोन जो है, क्योंकि एसिटाइल
एरिडोनेटम एसिटाइल ग्रुप क्या कर देता है, पॉजिटिव चार्ज जो है हिस्टोन पे वो कम कर देता है और इंट्रैक्शन जो है नेगेटिव चार्ज से कम कर देगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा नेगेटिव चार्ज के प्रति इंट्रैक्शन कम हो जाएगी। फॉस्फेट ग्रुप ऑफ डीएनए मेकिंग इट लेस टाइटली बाउंड। अब एसिटिलेशन से हुआ क्या, जो पॉजिटिव चार्ज था वो कम हो गया। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो इंट्रैक्शन जो है नेगेटिव चार्ज के लिए वो कम हो जाएगी, तो लेस बाउंडली पैक होगा डीएनए से। तो एक्टिविकेशन ऑफ एसिटाइलेशन p53 की, जो कि ट्यूमर सप्रेसर जीन है, वो भी जरूरी है ताकि अपनी सप्रेसिंग प्रॉपर्टी को जारी रख सकें, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ हो सके। उसके बाद हमारा आता है हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन का मीनिंग होता है द प्रोसेस एड ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू द प्रोटीन। वो प्रोसेस जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH प्रोटीन जो है प्रोटीन पे ऐड करती है। इसके लिए क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो रहा है, इसमें जो एंजाइम चाहिए वो चाहिए हाइड्रोक्सिलेसिस, और ये जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं हाइड्रोफोबिक और लिपोफिलिक कंपाउंड इनटू हाइड्रोफिलिक कंपाउंड। मतलब कि हाइड्रोफोबिक वाटर से दूर भागने वाले और लिपिड के पास जाने वाले कंपाउंड जो है हाइड्रोफिलिक हो जाएगी, क्योंकि OH ग्रुप जो है वाटर के साथ जाके क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा। तो इसलिए हाइड्रोक्सिलेशन इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्रोटीन को हाइड्रोफोबिक से हाइड्रोफिलिक बनाना है या फिर लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक बनाना है। नेक्स्ट हमारा होता है मिथाइलेशन। मिथाइलेशन रेफर्स टू द एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप to the lysine or arginine residue of a protein. Arginine can be methylated once or twice. जो arginine है वो एक से ज़्यादा बार जो है मिथाइलेशन उसका हो सकता है, while lysine जो है सिर्फ एक ही बार मिथाइल होता है, एक बार, दो बार, तीन बार। मिथाइलेशन इज अचीव्ड बाय मिथाइल, इसमें मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम यूज होगा। मिथाइलेशन हैज़ बीन वाइडली यूज्ड इन हिस्टोन्स। अब ये मिथाइलेशन यूज कहाँ पे होती है, तो ये मिथाइलेशन यूज होती है हिस्टोन्स के अंदर, जहाँ पे हिस्टोन मिथाइलेशन लीड टू जीन एक्टिवेशन और सप्रेशन बेस्ड अपॉन द रेजिड्यू दैट इज मिथाइलेटेड। तो मिथाइलेशन कैसे अचीव हो रही है, मिथाइलेशन अचीव हो रही है बाय एंजाइम कॉल्ड मिथाइल ट्रांसफेरेजेस। मिथाइलेशन हैज़ बीन वाइडली यूज्ड इन हिस्टोन्स वे, जहाँ पे थोन मिथाइलेशन में क्या होगा, जीन एक्टिवेशन हो जाएगा और रिप्रेशन हो जाएगा, कैसे रेजिड्यू मिथाइलेटेड होगा। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है कॉम्प्लेक्स ग्रुप के ऊपर। तो कॉम्प्लेक्स ग्रुप पे हमने अब पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स ग्रुप की एडिशन। अब जब कॉम्प्लेक्स ग्रुप की एडिशन हो रही है तो उसमें हमने पढ़ा था ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन इन्वॉल्व्स addition of oligosaccharides term glycan to an either a nitrogen atom N-linked glycosylation और एन ऑक्सीजन एटम जिसको हम बोलते हैं O-linked ग्लाइकोसाइलेशन। N-linked glycosylation अकर इन द अमाइड नाइट्रोजन, जैसे कि जो जिनके पास नाइट्रोजन होगा उनके पास होगी, जैसे कि एस्पराजिन है। वाइल द ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन किस में होगी गाइस, जिसके अंदर ऑक्सीजन एटम होता है, जैसे कि सीरीन एंड थ्रियोनिन। कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन लिंक्ड और ओ लिंक्ड ओलिगोसेक्राइड जो प्रेजेंट होएगी सरफेस ऑफ सेल्स एंड secrete proteins. They have critical role in protein sorting, amino recognition, receptor binding, inflammation, and pathogenicity. For example, N-linked glycans on an immune cells can dictate how it migrates to specific site. Similarly, it can also determine how a cell recognizes self cell or non-self. तो ग्लाइकोसाइलेशन में क्या होगा, जो ओलिगोसेक्राइड है बेसिकली हमारा कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम ग्लाइकन बोल रहे हैं, तो वो ऐड हो जाएगा। अगर वो नाइट्रोजन पे ऐड हो रहा है तो उसको हम एल-लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन बोल देंगे, अगर वो ऑक्सीजन पे हो रहा है तो उसको ओ-लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन बोल देंगे। एल-लिंक्ड बेसिकली होती है एस्पराजिन इन सब पे, एंड ऑक्सीजन बेसिकली थ्रियोनिन एंड इनके सीरीन एंड थ्रियोनिन में रहते हैं। सीरीन में जैसे कि OH होता है। कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट होता है वो एल-लिंक्ड और ओ-लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में प्रेजेंट है। इनका बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इंपॉर्टेंट रोल है प्रोटीन सॉर्टिंग में, एमिनो रिकॉग्निशन में, रिसेप्टर बाइंडिंग में, इन्फ्लेमेशन में। तो what is the question is what is the protein sorting is the process by which जो प्रोटीन है वो अपने पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे, उनकी
ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस को, जब फिर प्रोटीन टारगेटिंग कोई प्रोटीन सॉर्टिंग बोलते हैं कि प्रोटीन को अपने डेस्टिनेशन में भेजते हैं ना, वो इन द सेल भी हो सकती है और वो आउटसाइड द सेल भी हो सकती है। तो ग्लाइकोसाइलेशन हेल्प करती है प्रोटीन सॉर्टिंग के अंदर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लाइकोसाइलेशन। इसके अलावा ग्लाइकोसाइलेशन हेल्प करती है अमीनो तो अमीनो रिकॉग्निशन का मीनिंग होता है पर्टिकुलर जो भी फॉरेन पार्टिकल है उसको रिकॉग्नाइज करना। इसके लिए पर्टिकुलर प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। अब अमीनो रिकॉग्निशन होगा तभी तो इम्यून सिस्टम एक्शन ले पाएगा उसके लिए, रिसेप्टर को बाइंड करने में, इन्फ्लेमेशन में और पैथोजेनिसिटी में। और एनिलिंग ग्लाइकन्स ऑन एन इम्यून सेल्स डिक्टेट करता है कैसे माइग्रेट होना है स्पेसिफिक साइट्स पे। सिमिलरली इट ऑल्सो डिटरमाइन हाउ ए सेल रिकॉग्नाइज सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, और ये भी डिटरमाइन करता है कि कैसे सेल्फ पहचानता है, कैसे एक सेल पहचानता है सेल्फ को और एक नॉन सेल्फ सेल को। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी कोई पैथोजन आ रहा है तो प्रोटीन अपना टारगेट शो कर रहे हैं, उसमें ग्लाइकोसाइलेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है वो एएमपीलाइजेशन, जिसका मतलब था कि एएमपी का ऐड होना, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ये क्या होगा, इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जैसे ये ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऑफ द प्रोटीन एंड द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ एएमपी। It involves formation of phosphodiester bond between the hydroxyl group of the protein and the phosphate group of the AMP, क्योंकि AMP एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप फटफट बॉन्ड बना लेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा कॉम्प्लेक्स ग्रुप के एडिशन में, वो है लिपिडेशन। लिपिडेशन का मीनिंग होता है द कोवलेंट बाइंडिंग ऑफ ए लिपिड टू ए प्रोटीन इज कॉल्ड लिपिडेशन। कि जो लिपिड है, एक पूरा कॉम्प्लेक्स लिपिड है, जैसे मैं बोल सकती हूँ फैटी एसिड का प्रोटीन से जुड़ जाना, और कोवलेंट लिंकेज होना, उसको हम बोलेंगे लिपिडेशन। लिपिडेशन कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू प्रिनलाइजेशन, annihilation and myrotylation, palmutylation and glycophosphatidylostale and anchor addition। इसके अंदर क्या होगा, एडिशन हो जाएगा आइसोप्रेन मोइटी का सिस्टम रेजिड्यू से, इसके अलावा सबस्ट्रेट का प्रोटीन से। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है कंट्रोल करने में। क्या कंट्रोल करने में, लोकलाइजेशन एंड एक्टिविटी ऑफ सेवरल प्रोटीन्स, जो कि क्रूशियल होती है बायोलॉजिकल रेगुलेशन में। डेट्स अबाउट द लिपिडेशन। उसके बाद जो हमारा आता है पॉलीपेप्टाइड का ऐड हो। पॉलीपेप्टाइड के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है वो है हमारे पास यूबिक्विंटेशन। इसके अंदर क्या होता है, यूबिक्विंटेशन इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ प्रोटीन फाउंड यूबिक्विसली। उन प्रोटीन का एडिशन होना जो कि यूबिक्विसली है। टर्म यूबिक्विटिन टू द लाइसिन रेजिड्यू ऑफ ए सबस्टेट, आइदर ए सिंगल यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल और मोनो भी जो है बाउंड कर सकता है यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल, और बहुत सारे बाउंड कर रहे हैं तो हम उसको बोल देंगे पॉलीयूबिक्विटिनेशन। अब पॉलीयूबिक्विटेशन प्रोटीन्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय 26 as proteosomes and are subsequently targeted for proteolysis और degradation। मोनोयूबिक्विटेशन प्रोटीन्स फर्दर इन्फ्लुएंस करते हैं सेल ट्रैकिंग को एंड एंडोसाइटोसिस को। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा है प्रोटीन क्लीवेज। प्रोटीन क्लीवेज के अंदर होता है प्रोटियोलाइसिस। प्रोटियोलाइसिस रेफर्स टू ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटियोलाइसिस का मतलब होता है जो हमारा प्रोटीन है उसको स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड में क्या कर देना, चेंज कर देना, और अमीनो एसिड्स में, मतलब कि बेसिकली अमीनो एसिड में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देना। फॉर एग्जाम्पल रिमूवल ऑफ एन टर्मिनल मिथ्योनिन single peptide after translation leads to conversion of an inactive or non-functional protein into active one। तो इससे क्या होगा कि कन्वर्जन हो जाएगा इनएक्टिव का एक्टिव के अंदर। अब पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के क्या फंक्शन होते हैं और क्या क्या फंक्शन इंक्लूड है। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जो है वो यूज़ होता है प्रॉपर प्रोटीन फोल्डिंग में। फ्यू लेक्टिन मॉलिक्यूल जैसे कि कार्निसिन बाइंड हो जाता है ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन से और रजिस्ट करता है फोल्डिंग के अंदर, कन्फर्स स्टेबिलिटी टू द प्रोटीन। अब ये जैसे ग्लाइकोसाइलेशन से क्या हो रही थी, स्टेबिलिटी आ रही थी, मॉडिफाई हो रही थी स्टेबिलिटी, और ये प्रोटेक्ट करता है प्रोटीन को अगेंस्ट क्लीवेज, और जैसे कि प्रोटीलिटिक एंजाइम क्लीव नहीं कर पाएंगे। प्रोटीन सॉर्टिंग और ट्रांसलोकेशन, इट if phosphorylated mannose residue are present in the protein it always goes to the
lysosome. It regulates protein activity and function. Phosphorylation of protein is a reversible post-translation modification which activates the protein. Acetylation regulates many diverse functions जैसे कि DNA recognition, protein-protein interaction, protein stability. Redox-dependent post-translation modification of protein is emerging as a key signaling system conserved through evolution, influence many cellular aspects of cellular hematostasis. Post-translation also important component in cell signaling. For example, prohormones are converted into hormones. It significantly increases the diversity and complexity in the proteome. So that's all about the today. Thank you so much, guys.